नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का 13 फरवरी के करंट अफेयर में स्वागत करता हूं। और शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह हम अपने आज के करंट अफेयर्स की आज की एक विशेष सूचना के साथ कि एमपीपीएससी प्री 2024 के लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एग्जाम गुरुजी में 15 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। आप इसको कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे, लगभग 80 टेस्ट हैं इसके अंतर्गत, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 60 टेस्ट मिलेंगे। यूनिट वाइज आपकी जो सिलेबस है 10 यूनिट्स हैं उसमें, तो उसके एक एक टेस्ट आपको वो मिलेंगे। साथ ही में 10 फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। इन 80 टेस्ट में आपको करंट अफेयर का भी पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। ज़्यादा जानकारी आपको नीचे दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। आप इसमें एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज के व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पे इसका शेड्यूल ऐप में डाल दिया गया है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का विचार, हमारा सुबह की शुरुआत आज के अच्छे विचारों के साथ। तो आज का विचार यह है कि जितना आप स्वयं पर मजबूत विश्वास करेंगे, यानी आप स्वयं पर विश्वास करेंगे, उतना ही आप असाधारण कार्य करेंगे। मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। इसी ध्येय के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, स्वयं पर विश्वास करिए, मेहनत करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहली खबर आज की, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। देखिए, पिछले कई दिनों से जब हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो दयानंद सरस्वती जी हैं। मेन बात ये है कि अभी जो हम पिछले कई दिनों से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें बहुत सारे जो हमारे क्या कहते हैं गुरु थे, या तो हमारे कोई व्यक्तित्व थे बहुत बड़े, किसी की 50वीं, किसी की 75वीं, 100वीं, 150वीं, ऐसी जयंतियां सबकी आ रही हैं लगातार। इस वर्ष विशेषकर आ रही हैं। कुछ समारोहों की भी 50 वर्ष हो रहे हैं तो किसी के 75 हो रहे हैं। तो ऐसे जितने भी आपको क्या कहते हैं करंट अफेयर में खबरें मिलती हैं, तो आपको मैं बार बार सजेस्ट करता हूँ, फिर से सजेस्ट करूँगा कि आप इनके बारे में मोटी मोटी बातें जरूर लिख लिया करें। दयानंद सरस्वती जी से जुड़ा हुआ, आर्य समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न एमपीपीएससी में लगातार पूछे जा चुके हैं। पिछली बार भी जो पूछा गया था एक विवाद का कारण बना था, और आने वाले समय में अभी हमने श्रीवल गुरु के बारे में ही पढ़ा था, उनके बारे में, ठीक है, भगवत गीता का उनका पढ़ा था। इसके बाद तानसेन समारोह की जयंती का भी हमने देखा है कि कब से प्रारंभ हुई, उसके 50 वर्ष पूरे वाले भी। खजुराहो महोत्सव के होने वाले, गंधर्व महोत्सव देवास मनाया जाता है, उनके गंधर्व के भी पूरे हुए हैं। तो ऐसे जितने भी आते हैं तो आप उनको जरूर एक जगह नोट करके रखें, ये विशेष है। यानी एग्जाम टाइम में आपको इनके बारे में मोटी मोटी बातें रिवाइज करके जाना है। करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम पे रहती है, सारी डिटेल्स उसके अंतर्गत रहती हैं। डाउनलोड का कोई चार्ज नहीं, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से बैठ करके अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं। सेल्फ नोट्स की बात अलग होती है, चाहे आप कितनी भी करंट अफेयर की मैगजीन खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, बहुत सारी चीज़ें किसी न किसी हर संस्थान से छूट जाती है, ठीक है। तो बात करेंगे हम किनकी, दयानंद सरस्वती जी की। तो इनकी 200वीं जयंती समारोह जो है, इनके जन्म स्थान कहा था, इनका जन्म स्थान जो है मोरबी में, एक टंकारा में है। वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, प्रधानमंत्री के द्वारा इसको संबोधित किया गया वर्चुअली प्रोग्राम था। स्वामीनंद जो दयानंद है, इनका जो जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को हुआ था, और ये पश्चिम भारतीय राज्य गुजरात का टंकारा शहर है, वहाँ पे हुआ था। मूल रूप से इनका नाम आपसे कभी भी पूछ लिया जाए तो मूल रूप से इनका नाम मूल शंकर था, और उन्हें दयाराम के नाम से भी जाना जाता। उपनाम एमपीपीएससी का फेवरेट सेक्शन है पूछने के मामले में। उन वेदों का अध्ययन शुरू करने के लिए इन्होंने पवित्र धागा भी दिया गया था इनको वेदों की, और ये बड़े थे। वेदों का अध्ययन उन्होंने 14 साल की कम उम्र में कर लिया था। विशेषकर इन्हें यजुर्वेद और अन्य वेदों की ऋचाओं का बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया था। स्वामी दयानंद ने 1824 में स्वामी विरजानंद के अधीन उन्होंने अपने वैदिक पढ़ाई जो थी वो पूरी की थी, और वैदिक प्रचार और शिक्षा के लिए इन्होंने 1874 तक पूरे भारत की एक यात्रा कर ली थी। वेदों की ओर लौटो के लिए हम इन्हें जाने जाते हैं, लेकिन ये इनकी यात्रा का एक विवरण है छोटा सा। उनकी जो पहली प्रमुख रचना थी 1874 में थी, पंच महायज्ञ विधि। इन्होंने इनकी पहली रचना थी। 1882 में इन्होंने अपने कार्यों और वैदिक ग्रंथों को जो प्रकाशित करने के लिए और प्रचार करने के लिए उन्होंने अजमेर में एक परोपकारिणी सभा की क्या की थी, स्थापना करी थी। तो मोटी मोटी बातें इनको ध्यान में रखेंगे, और इनको वेदों के लिए संदेश, वेदों की ओर लौटो के लिए जाना जाता है। और वेद की जो हिंदू संस्कृति है उसको इन्होंने आधार मान करके ईश्वर से प्रेरित होने का एक कारण बताया था, चूक उपाय बताया था। समाज के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्य समाज की यदि बात करी जाए तो इन्होंने 7 अप्रैल 1875 को मुंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, और इसका जो मूल उद्देश्य था हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार लेकर के आना था। और इसके लिए इन्होंने जो है 10 सिद्धांतिक, पारंपरिक हिंदू धर्म से जो अलग थे, उन पे वेदों पर आधारित थे, उसको 10 सिद्धांत इन्होंने बताए थे।
और उनका उद्देश्य था कि आप शारीरिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, आपके अंदर एक व्यक्तित्व बनाया जाए, आप ताकि एक व्यक्ति के अंदर हम जब उस व्यक्तित्व को डेवलप कर देंगे तो समाज खुद ही आगे बढ़ जाएगा। इस उद्देश्य के साथ इन्होंने इसको प्रारंभ किया था। इसके लिए इन्होंने कोई अलग से धर्म नहीं बनाया था, जो हमारे वेदों की शिक्षाएं थी उसको इन्होंने पूरा फिर से जीवित किया था। जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इन्होंने वेदों पर बहुत सारे टीके लिखे हैं, एक तरह से किताबें लिखी हैं, उनका फिर से अध्ययन किया, इसलिए हमारे यहाँ उनको बहुत माना जाता है। पुस्तकों की बात करी जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से इनकी जो एक थी सत्यार्थ प्रकाश, अक्सर आप याद करके रखते हैं, वेद भाष्य, ऋग्वेदादि, भाष्य भूमिका और संस्कार विधि इनकी प्रमुख पुस्तकें रही हैं। साथ में इन्होंने एक आर्य पत्रिका का भी क्या किया था, संपादन किया था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन को बढ़ावा दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने गुरुकुल और लड़कियों के गुरुकुल और डीएवी कॉलेज थे, वहां पर इन्होंने इसको क्या किया था, पश्चिमी सभ्यता से हटा करके वेदों के अंदर उन्होंने जो हमारी वेदों की संस्कृति थी उसमें सुधार करके नई सामाजिक चेतना को जागृत किया था। राजनीति के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है और दयानंद सरस्वती का लोकतंत्र के विकास में हो चाहे राष्ट्रीय जागृति के क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वह स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे और राजनीतिक स्वतंत्रता उनके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? यह खबर इसलिए है कि भारत बांग्लादेशों की जो सीमा है वो वर्तमान में 4 राज्यों से लगती है। हुआ ये है कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी का पर जो पश्चिम बंगाल का एक क्या कहते हैं बंदरगाह है, मैया नाम से पश्चिम बंगाल पे पड़ता है, वहीं सुल्तानगंज बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, वहाँ पर व्यापार के लिए उसको प्रारंभ किया गया है। और अभी हमारे यहाँ के जो जहाजरानी जल मार्ग राज्य मंत्री हैं शांतनु ठाकुर, उन्होंने इसकी शुरुआत करी है और इसकी काफ़ी पहले नींव रख दी गई थी। और भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा का विवाद था उसको हमारे यहाँ जो 7 मई 2015 को भारतीय संविधान संशोधन का 119वां 119 संशोधन पारित किया गया था। तब हमारे क्षेत्र में जो बांग्लादेश और भारत के बीच में जो गांव थे उनमें एक तरह से आप ये कहिए एक हमारा जो एक सीमाएं थी वो निर्धारित की गई थी और वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको अपनी पसंद के क्षेत्र में जाने का विकल्प दिया गया था। बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा था, उसको यहाँ पर क्या किया गया था, समाप्त किया गया था। उसके बाद ये अगला कार्यक्रम है, आईसीसी अंडर 19 का एक दिवसीय विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और इसको जीतने वाला जो है देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके एक खिताब जीता है। दक्षिण अफ्रीका में इसमें बाकायदे आयोजन हुआ है इसका। भारत 79 रनों से हार गया है। बात करी जाए भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे, तो उदय सहारन अंडर 19 टीम के कैप्टन थे और ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथी बार जीता है। हालांकि भारत ने यहाँ पर एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। भारत सबसे ज़्यादा बार फाइनल पहुँचने वाली टीम में से एक है, 9 बार पहुँच चुकी है, 5 बार अंडर 19 विश्व कप जीत चुकी है, 4 बार हारी है, तो 9 बार कुल पहुँची है। बात करी जाए आगे की तरफ, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024, ये आपके प्री के सिलेबस में है। सतत विकास, मध्य प्रदेश का सतत विकास हो या भारत का सतत विकास हो, ये हमारे सिलेबस में है। इसको ध्यान में रखना। सिलेबस आप लोग एक बार सुबह उठ करके जरूर पढ़ लिया करो। किसने किया है, तो इसका जो आयोजन किया गया है, टेरी एक संस्था है, यहाँ पे डबल आर लग गया, सिंगल आर है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ज़्यादातर पर्यावरण से संबंधित जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उसका आयोजन ये करता है और इसका एक 23वां संस्करण था, इसने आयोजित किया विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी WSDS। ये जो है एक मल्टी स्टेक होल्डर कार्यक्रम है और ये विशेषकर टेरी के द्वारा करा जाता है। इसकी शुरुआत इन्होंने 2001 में करी थी। और सतत विकास क्या है कि हमें भविष्य को ध्यान में रख के, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके डेवलपमेंट करना, ठीक है। विकास का स्वरूप या विकास इस प्रकार से होना चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्यावरण हमारा बचा रहे। 2001 में इसकी इन्होंने शुरुआत करी थी। टेरी की यदि बात करी जाए तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान है, एक स्वतंत्र संगठन है। इसके पास अनुसंधान, नीति, परामर्श और कार्यान्वयन की विशेषज्ञता है। सरकार को भी ये बीच बीच में गाइड करता है। इसकी सोसाइटी जो है रजिस्टर्ड करवाई गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इससे ज़्यादा इसके बारे में आपको जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। बढ़ेंगे हम लोग 5वें प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 क्या किया गया है, जारी किया गया है। इसमें भारत की पोजीशन क्या है, इसमें भारत की पोजीशन है 38 नंबर पे है। भारत की रैंक 2018 में 44 थी, अब इसमें भारत ने अपनी रैंक सुधारी है, 139 देशों में 38वें स्थान पर है। 16 स्थानों का सुधार बहुत अच्छा होता है, विशेषकर लॉजिस्टिक के क्षेत्र में।
लॉजिस्टिक किसी भी देश की इकोनॉमी में ग्रो करने का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और भारत में तो विशेषकर इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही खराब है और रोड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हमारे यहाँ लॉजिस्टिक आज की डेट में चल रहा है, जबकि उसको ट्रेन एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया जा सकता है। लॉजिस्टिक की बात करी जाए इस रिपोर्ट की, तो इसमें क्या है, एलपीआई एक इंटरैक्टिव बेंचमार्क है, इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। 2023 में 139 देशों की तुलना इन्होंने करी थी। पहली बार 2023 में एलपीआई ने शिपमेंट पर नज़र रखने वाले डेटा सेट तैयार किए, मतलब शिपमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। पहली बात तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ऑपरेटर हैं इनका पहले पूरा ये प्रॉपर सर्वेक्षण करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं और जो व्यापार होता है उसकी पूरी प्रॉपर एक मॉनिटरिंग करते हैं, उसके बाद ये रिपोर्ट जारी करते हैं। तो भारत जो है जितने भी इन्होंने 6 मापदंड बनाए हैं उसमें आपका चाहे सीमा शुल्क हो, बुनियादी ढांचा हो, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता हो, शिपमेंट की व्यवस्था हो, ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, समयबद्धता हो, ये सारी चीज़ों पे भारत ने सुधार किया है। जैसे कि अभी फास्टैग है, ये लागू कर दिया गया है। हमारे यहाँ हाईवेज बहुत अच्छे बन रहे हैं। फास्टैग की वजह से कई बार क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट में ट्रक चलते हैं उनको बहुत ज़्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ता। साथ में सरकार ने राष्ट्रीय एक समिति बनाई है जिसका एनसीटीएफ का गठन किया है, लॉजिस्टिक व्यापार सुविधा के लिए ही किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हुआ है कि अब साथ ही साथ प्रधानमंत्री के द्वारा एक पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय मास्टर प्लान है ये भी पूरा लॉजिस्टिक पे ही है, ये लॉन्च किया गया, जिसमें हाईवेज, ट्रेन और जल मार्ग ये सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे विभाग इसकी वजह से क्या होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा बहुत तीव्र गति से होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के साथ ही में क्या किया गया है कि हमारे एग्जिम जो है उसने अपना एक डिजिटल ट्रैक और ट्रेस सिस्टम भी लागू किया है। तो हमारे यहाँ स्वाभाविक रूप से 16 रैंक सुधरना एक अच्छा हमारे लिए संकेत है। बात करी जाए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के द्वारा अन्य रिपोर्टें भी जारी की जाती हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो कमोडिटी बाजार आउटलुक हो, व्यापार करना, विश्व आर्थिक संभावनाएं, विश्व वित्तीय विकास रिपोर्ट, आर्थिक ऋण सांख्यिकी, नीति अनुसंधान रिपोर्ट, गरीबी और साझा संबंधी विश्व विकास संकेतक, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। विश्व बैंक जो समूह है, एक बैंकों का समूह है। विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD के रूप में पहले जाना जाता था। बाद में विश्व बैंक और बहुत सारी संस्थाओं ने मिल करके एक विश्व बैंक उसको कर दिया। विश्व बैंक के जो सदस्य हैं इनको आर्थिक विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। साथ ही सदस्यों देशों की जो उभरती आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुरूप ये संस्था क्या करता है, बनाए रखता है। विश्व बैंक के 5 संस्थान हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता यानी IDA है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी मीगा है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। ठीक है, विश्व बैंक में वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं जो इसके सभी लोग मिलकर के मालिक हैं और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं अजय बांगा, ये भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये अमेरिका के हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ी जाए, बात करी जाए प्रश्न क्रमांक 6 की। जनवरी 2024 में भारत में नामीबियाई चीतों की मौत का मुख्य कारण क्या रहा है? बात करी जाए तो इसका जो मुख्य कारण रहा है सेप्टोसीमिया जीवाणु रहा है। और ये क्योंकि पूरी की पूरी ये जो खबर है ये मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, तो बीमारी का नाम जरूर याद रखना। घुमा के प्रश्न भी पूछ लिया जाए इनमें से किसकी मौत सेप्टोसीमिया के कारण हुई थी, तो याद में रखना है कि हमारे यहाँ के जो चीता हैं उनकी मौत हुई थी। जो सौर चीता खत्म हुआ था उसका उस पर क्या किया गया था, सरकार ने पूरी पोस्टमार्टम वगैरह करके उस पर शोध करके देखा था कि आखिर इनकी मृत्यु क्यों हो रही है। तो बीते समय से कुछ इस बीमारी के कारण ही लगभग 4 चीतों की मृत्यु हुई है। और ये जो चीते हैं हमारे देश के, हमारे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 16 जनवरी 2024 को इसकी मृत्यु हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पे चीते लाए गए थे अफ्रीका से। इनकी जो मौत बताई गई है, पहले एक तिब्सलिसी नामीबिया से और 2 दक्षिण अफ्रीका चीते तेजस और सूरज की भी इसके कारण मृत्यु हुई है। इनके नाम थे ये एक तरह का जीवाणु संक्रमण होता है और ये एक ऐसी बीमारी जिसमें बैक्टीरिया जो या अन्य कीटाणु होते हैं इसके प्रति जो गंभीर सूजन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके कारण मृत्यु हो जाती है इसकी। ये लक्षण स्वयं रोगाणु के कारण नहीं होते, इसके बजाय जो शरीर द्वारा छोड़े जाने वाले रसायन होते हैं उसकी प्रतिक्रिया के कारण बनते हैं और शरीर में कहीं भी एक जीवाणु संक्रमण प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है जो बाद में सेप्सिस का क्या कर लेता है, रूप ले लेता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। तो ग्रामीण पर्यटन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये जो पर्यटन परियोजना है ये प्रारंभ की गई थी 2019 में। हुआ ये है कि मध्य प्रदेश के को अभी हाल ही में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इसको ग्रामीण पर्यटन के लिए टूरिज्म श्रेणी में सिल्वर अवार्ड दिया गया है और ये
96 स्कॉच समिट में इसको बाकायदे सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि हमारे यहाँ के जो टूरिज्म बोर्ड है इन्होंने प्रारंभ किया है ग्रामीण पर्यटन। 2019 में ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। कुछ गाँवों का चयन किया जाता है और उसमें समुदाय के द्वारा एक विशेष तौर से संचालित किया जाता है। इससे वहाँ के लोकलाइटों को एक रोजगार मिलता है और लोगों को ग्रामीण जीवन को पास से जानने का भी अवसर मिलता है। वहाँ पर रुकते हैं लोग और वहाँ का रहन सहन एक अनुभव करते हैं। जैसे आपका भगोरिया देखने का मन हो और आप जा करके वहाँ पे भगोरिया पास से देखना चाहते कि होता कैसे उत्सव, क्योंकि एक अद्भुत उत्सव होता है, मध्य प्रदेश का एक पहचान है हमारी, तो हम भी चाहेंगे वहाँ देखना। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब हम वहाँ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से खाएंगे पिएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खरीदेंगे, तो रोजगार डेवलप होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा क्या करेगा, योगदान देगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 8वें प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान कब से कब तक चलाया जाएगा? तो ये जो चलाया जाएगा 15 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसका अभी क्या किया गया है, जो हमारे कैबिनेट की बैठक थी, देखा गया है कितनी इसमें प्रोग्रेस हुई है। इन्हीं सब चीज़ों में के लिए इसमें बाकायदे डेटा दिया सरकार की तरफ से कि हमने लगभग 1 लाख से अधिक जो है समस्याओं का निराकरण किया है, ऑन द स्पॉट किया है। इसमें जो छोटी छोटी आवश्यकताएं होती जिसके कारण लोगों को बहुत दौड़ना पड़ता है, चाहे नक्शे हो, पीएम का जो सम्मान निधि हो और आपका खसरी खतौना है, इन सब चीज़ों को लेकर के आपको खसरा खतौने के लिए क्या बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें सरकार ऑन द स्पॉट करती है। ये एक गुड गवर्नेंस का क्या है, सिंडिकेट होता है एक तरह से। इंडिकेट आपके टॉपिक में जुड़ा हुआ है सिलेबस में क्या, सुशासन। ये सुशासन का एक रूप है कि सरकार आपको बहुत, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो दौड़ना पड़ता है वो ना दौड़ना पड़े, सारी चीज़ें सरकार के मिनिमम गवर्नेंस, ठीक, जो ये सरकार का उद्देश्य लेकर के चलती है। तो उसका मूल जो कार्य है वो यही है कि एक जो आम नागरिक है उसको बाबुओं के पीछे या जो एक तरह से हमारे लाल फीताशाही होती है उसके चंगुल में ना फंसना पड़े, उसके ऐसे कार्य बहुत आसानी से हो जाएं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए अलग अलग क्या किए जाते हैं, आपको पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म भरते हो, ये भी गवर्नेंस में आता है, ये भी सुशासन है। अब लगभग जितने भी भूमि से रिलेटेड पटवारियों से संबंधित कार्य हो गए, लगभग सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। आपका चाहे इसका जीपीएस का यूज करके, जीआईएस का यूज करके आपका जो इसका क्या कहते हैं ज़मीनों का निर्धारण कर दिया गया है कि कौन सी ज़मीन आपकी होगी। आप खसरा नंबर डालेंगे, डायरेक्ट आप अपने खेत में पहुंच जाएंगे। तो ये सब सुशासन के अंतर्गत आता है और आपके टॉपिक में ये प्री के सिलेबस में है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि अभियान कब से कब चलाया गया था। तो 15 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक चलाया गया था। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 9 की। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखा अनुदान प्रस्तुत किया है विधानसभा में। तो ये कब से कब तक का है, ये 1 अप्रैल 2024 जब हमारा वित्त वर्ष प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक के लिए। यदि प्री के पेपर में पूछा जाएगा तो एक प्रश्न ये आपका वहाँ पे बन सकता है। लेखा अनुदान क्या होता है, ये सरकार के द्वारा जो होता है कि इसमें 2024-25 के लिए सरकार ने जो ये प्रस्तुत किया है, क्योंकि चुनावों का वर्ष है तो सरकार अभी क्या है कि पूरा का पूरा बजट प्रस्तुत नहीं कर सकती। तो अभी एक तरह से वो अपने लिए कुछ समय के लिए क्या करेगी कि बजट अपना जो, ताकि लोगों की सैलरी ना रुके, जो सरकार की योजनाएं चल रही उनमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। तो सरकार ने क्या किया है, मोटा मोटा अनुमान लगाया है कि भाई यदि हमारे जो चुनाव हैं मई में हो जाते हैं, जून में हो जाते हैं, लगभग पूरे हो जाएंगे, तो हम जुलाई तक का बजट ले लेते ताकि हमारे किसी भी प्रकार के कार्यों में क्या हो, समस्या ना आए। तो यहाँ पे सरकार एक मिनी बजट के रूप में प्रस्तुत करती, लेखा अनुदान प्रस्तुत करती। संविधान के अनुच्छेद 206(1) के अंतर्गत जो निरंतर व्यय हैं उनके लिए इन्होंने नवीन सेवा हो या इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया है। और इसके बाद क्या है, इसका सरकार का जो लेखा अनुदान का उद्देश्य होता है जो अंतिम आपूर्ति स्वीकृत होने तक सरकार के क्रियान्वयन को जारी रखना। तो सरकार इसके बाद विधानसभा में क्या करेगी, प्रॉपर एक बजट सेशन लेकर के आएगी जिसमें बजट प्रस्तुत करेगी। फिर उसके बाद उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो वो अपना रोल वहाँ पे दिखाएगा। और इसमें क्या है, जो नए कर ये सब चीज़ें इस पर नहीं लगाई गई। कुल मिलाकर के ये केवल सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही, जो विभाग चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है, हमारा प्रदेश चल रहा है, वो अभी जिस प्रकार से चल रहा है वो रेगुलर चलता रहे, किसी प्रकार का व्यवधान ना है, उस उद्देश्य के साथ ये लेखा अनुदान सरकार ने प्रस्तुत किया है। और कुछ पुनरीक्षित मांगे, मतलब ऑन डिमांड रखा है कि हमें ये अभी इतने खर्चे होंगे तो इतने के लिए आप हमको परमिशन दीजिए। ठीक है, बाद में जब सरकार बजट प्रस्तुत करेगी तो जो मुख्य बजट होगा उसमें ये जो राशि होगी
इसको समाहित कर लिया जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब लेखा अनुदान द्वारा जितनी भी प्राप्त राशि होगी, जब इसको जुलाई में, ये क्या कहते हैं, 1 अगस्त के आसपास या 31 जुलाई के आसपास अपना बजट सेशन लेकर के आएंगे, बजट प्रस्तुत करेंगे, तो ये सारी की सारी राशि को उसमें क्या करेंगे, समाहित कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश का बजट जो होगा वो रेगुलर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे 10वें प्रश्न की। रिवेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS का संबंध किससे है? बहुत पहले 2020 में इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था। ये संबंध है विद्युत वितरण कंपनियों के वाणिज्यिक हानियों को कम करने को लेकर। ठीक है, ये प्रश्न जिन्होंने भी 2020 का पेपर देखा होगा तो उनको ध्यान होगा। इसमें क्या है, अभी क्या है कि जो चल रहा है, ईयर का क्लोजिंग चल रहा है, तो सभी जो विभाग हैं मध्य प्रदेश शासन के अपनी अपनी समीक्षाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी क्रम में विद्युत विभाग ने भी अपनी समीक्षा प्रस्तुत करी है। तो उन्होंने ये बताया, यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े मिल जाते हैं और यहाँ से 2 प्रश्न आपको मैं बताऊंगा, पहले आ चुके हैं। एक तो ये 10 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली का प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि कृषि उपभोक्ताओं को कितने घंटे बिजली दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो कृषि उपभोक्ता होते हैं उनको 10 घंटे की गुणवत्तापूर्ण बिजली दी जाती है और जो गैर कृषि उपभोक्ता होते हैं उनको 24 घंटे की बिजली दी जाती है। वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश की जो विद्युत उपलब्ध क्षमता है 21,840 मेगावाट है। 29 दिसंबर 2023 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 17,586 मेगावाट सीएस की मांग रखी गई थी, मांग पूर्ति की गई थी। जो डिमांड, मतलब उस समय इतनी हमारे यहाँ डिमांड हुई थी, इसको इन्होंने पूरा कर दिया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो बचे महीने हैं, इसमें 1,007 मेगावाट तथा 24-25 के दौरान 5,000 मेगावाट विद्युत उपलब्ध क्षमता इनका सरकार का उद्देश्य है। बात करी जाए रिवेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी RDSS की, ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें सरकार का, सीधी बात में आप समझो तो मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि ये परिणाम आधारित विद्युत वितरण क्षेत्र योजना, इसको बोला जाता है RDSS। इनका मोटा मोटा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कंपनियां हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो उनको वाणिज्यिक हानि होती है, लॉस होता है, उसको सरकार क्या करती है, सब्सिडी के माध्यम से जो उनकी लागत होती है उसको कम करने का क्या करती है, प्रयास करती है। यानी उनके जो राजस्व है उसके अंतर को समाप्त करती है। ठीक है, अब हमसे जो बिजली का बिल हम जो जमा करते हैं और जो कंपनियों के खर्च आते हैं, उसके बीच में जो अंतर होता है वो सरकार सब्सिडी के माध्यम से उसको पूर्ति करती है कि ताकि आम जनता को बिजली महंगी भी ना पड़े और कंपनियों को घाटा भी ना हो। तो इस सरकार का जो पूरा का पूरा लक्ष्य, अब ये कब तक सरकार देगी, ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर देगी। तो इसके लिए क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक लॉस हो रहा है, तो आपने जो केबलिंग देखी होगी, जो वायर, प्लास्टिक वायर वाली केबलिंग होती है, तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक लॉस होता है। शोध के माध्यम से जो ये नॉर्मल वायर पहले चलती थी उसकी वजह से कई बार इलेक्ट्रिक लॉस होता था। उसके लिए इन्होंने वायर्ड वाली केबल प्रारंभ करी। लोग बिजली चोरी करते थे तो स्मार्ट मीटर लेकर के आए। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक लॉस होता है उसको कम करने के लिए सरकार अलग अलग कार्यक्रम चलाती है। साथ में ये जो सोलर पैनल है, ये सब चीज़ें भी सरकार चला रही ताकि सरकार के ऊपर लोड कम हो। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग, ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती है ताकि लोगों को जो वितरण हानियाँ हो रही हैं उसको कम किया जा सके। आधुनिकीकरण भी इसीलिए किया जाता है। तो इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है कि धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक लॉस को कम कर रही है, बिजली चोरी को कम कर रही है, ताकि जो यहाँ पे सब्सिडी सरकार की कंपनियों के पास जा रही है धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था, उसमें मेरी गलती थी, ऑप्शन गलत दे दिए थे। प्रश्न कुछ और पूछना चाहते थे, लास्ट में चेंज कर दिए थे, लेकिन ऑप्शन चेंज करना भूल गए थे। उसमें पंडित रविशंकर शुक्ला को हम देना ऑप्शन में भूल गए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। लेकिन फिर भी राजकुमारी सिंह है, इन्होंने इसका आंसर राइट दिया है। जो इसका विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये पंडित शंभुनाथ शुक्ला थे। इनका जन्म 18 दिसंबर 1903 को शहडोल में हुआ था। 1978 में इनका निधन हुआ था और शहडोल जिले के निर्माता भी इनको कहा जाता है। वहाँ पर इनके नाम से विश्वविद्यालय भी, SN शुक्ला विश्वविद्यालय चलता है। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, साथ में प्रथम वन मंत्री रहे मध्य प्रदेश के। 1922 असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था। और विंध्य प्रदेश का गठन सेंट्रल इंडिया एजेंसी के पूर्वी भाग की रियासतों को मिलाकर 1948 में हुआ था। बहुत अच्छा उत्तर राजकुमारी के द्वारा दिया गया है। बात करी जाए विंध्य प्रदेश की, तो जो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1948 को हुई थी और शुरुआत में इसे बा श्रेणी राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में क्या हुआ, जब इसके राज प्रमुख श्री मार्तंड सिंह जूदे हुए, वहाँ के राजा थे रीवा राजघराने के, 1950 में फिर यह बा से सा श्रेणी में कर दिया गया। 1952 में जब आम चुनाव हुए तो विधानसभा के लिए यहाँ 60 सदस्य चुने गए थे। उसके जो अध्यक्ष थे श्री शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 को यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया। तो
उस समय पे जो पंडित शंभूनाथ शुक्ल थे उसके मुख्यमंत्री बने और 1952 में 21 अप्रैल को इसकी बैठक हुई और लगभग 4.5 वर्ष का इनका कार्यकाल रहा और बाद में श्री श्याम सुंदर श्याम इसके विधानसभा उपाध्यक्ष उस समय पे रहे। इनके नाम से जो रीवा का विश्वविद्यालय है वहाँ पे पंडित शंभूनाथ सभागार भी है। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए आज का प्रश्न आंसर आप लोग जरूर दिया करें। काफ़ी अच्छा आंसर राजकुमारी के द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश की कितनी बोलियों के लिए प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए जाते हैं? बोलियां आपके प्री के सिलेबस में है, ध्यान में रखना है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर करना है और बोलियों के नाम भी आपको बताने हैं। प्रादेशिक कृति पुरस्कार भी हैं। तो मध्य प्रदेश की कितनी बोलियों के लिए प्रादेशिक कृति पुरस्कार दिए जाते हैं? 4, 5, 6, 7। राइट आंसर नीचे कमेंट करके करना नहीं बताएंगे। पढ़ाई जोरों से करिए, अब एग्जाम के लिए आपके पास समय कम बचा है। गिनती के आपके पास लगभग 60 दिन है, तो अपनी मेहनत पे लग जाइए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।